हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम सेलेक्ट। दिस इज़ कुलदीप लोधी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी, जो कि हम क्लास 6 की अभी कवर कर रहे हैं। उसमें हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं तो आप जाकर अभी देखिए उनको, उसके बाद आप चैप्टर 3 देखिएगा। चैप्टर 3 में हमें कवर करना है मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन में आपको किस तरीके से जो अर्थ है हमारी रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। इसमें हम समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स क्या होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 3। ये आप जो यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, अर्थ की जो ये इमेज है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो ये एरो हैं क्या बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ मूव और रोटेट, तो ये करती है वेस्ट टू ईस्ट। सो ये आपको याद रखना है। आपको अर्थ की मैंने एक्सिस बताई थी, यहाँ पे मिलेगी आपको 23, यहाँ पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर मिलेगा, यहाँ से 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे आपको क्या मिलेगा, इसका एक्सिस मिलेगा। यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको साउथ पोल, और इसी के बेस पर हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। सो कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए इसे लैंग्वेज में भी देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं इसको। अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। कौन कौन से टू टाइप के मोशन है? पहला है रोटेशन और दूसरा है रिवॉल्यूशन। रोटेशन में हम देखेंगे कि जो रोटेशन होता है अर्थ का, वो मूवमेंट होता है ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ की जो एक्सिस है उस पे अर्थ का मूवमेंट को कहते हैं हम रोटेशन। तो रोटेशन कैसे, जैसे कि आपको एक इमेज में मैं समझाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, अच्छे से समझ जाओगे। ये देखिए आप, अर्थ किस तरीके से मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और किस पे, एक्सिस पे, मतलब अभी कहीं भाग तो नहीं रही ना, एक ही जगह स्थिर है, एक ही जगह कॉन्स्टेंटली खड़ी हुई है, तो इसे कहते हैं रोटेशन। और इसी के साथ में ये खुद भी घूमेगी सन के अराउंड, उसे कहेंगे रिवॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मून है वो अर्थ के अराउंड चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये आपकी अर्थ इस तरीके से मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, और खुद की एक्सिस पर जब मूव करती है तो उसे कहते हैं रोटेशन। सो नो कंफ्यूजन। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारी कौन सी टर्म आने वाली है। अब देखेंगे हम रिवॉल्यूशन के बारे में। दो टाइप के मोशन होते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है, अर्थ खुद की एक्सिस पर रोटेट करती है, और रिवॉल्यूशन में क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो अराउंड दी सन इन अ फिक्स्ड पाथ में मूवमेंट करती है, या जैसे कि हम ऑर्बिट भी कहते हैं, फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो ये दो डेफिनेशन हो गई आपकी रोटेशन की और रिवॉल्यूशन की। ये दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। रिवॉल्यूशन कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पे सन है और कुछ ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है अर्थ की सन के अराउंड, और यहाँ से धीरे 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 अर्थ रिवॉल्व करेगी सन के अराउंड। तो ये आप समझ गए किस तरीके से रिवॉल्यूशन होता है। चलिए एक बार इमेज से समझ लेते हैं अच्छे से कि किस तरीके से हमें अर्थ का रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। ये देखिए आप, अर्थ किस तरीके से रिवॉल्व हो रही है, देखिए ये साथ में रोटेट भी हो रही है, देखिए रोटेट भी हो रही है, देखो देखो, और ये रिवॉल्व भी हो रही है सन के अराउंड। आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे 147 मिलियन किलोमीटर आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा आप 147 मिलियन किलोमीटर, और यहाँ पे 152 मिलियन किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक टाइम पे अर्थ जो है हमारी वो सन के पास हो जाती है, और दूसरे टाइम में हमारी जो अर्थ है वो दूर हो जाती है। तो एक टाइम में हमारी जो अर्थ है वो सन के
क्लोजेस्ट हो जाएगी, जैसे इस तरीके से आप देखिए, तो ये क्लोजेस्ट है और ये फारदेस्ट है। तो इससे हमारे दो टर्म निकल कर आते हैं, एपीहीलियन और पेरीहीलियन। तो ये दो टर्म निकल कर आते हैं। हालांकि कौन सा टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, कम डिस्टेंस के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाएगा और ज़्यादा डिस्टेंस के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाएगा, ये हम आगे देखते हैं। ये तो मैंने अभी बता दिया कि आपको समझ में आ जाए। तो अर्थ रोटेट भी करती है साथ में और रिवॉल्व भी करती है सन के अराउंड, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रोटेशन अर्थ खुद की एक्सिस पर करती है और रिवॉल्व जो अर्थ है सन के अराउंड एक ऑर्बिट में करती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें देखना है अब कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane। इसका मतलब क्या है, जो हमारी अर्थ की एक्सेस है ये एक इमेजिनरी लाइन बनाती है जो कि है 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री एक एंगल बनाती है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। तो इसे हम, आप मैप से देखिए, हम मैप से समझते हैं इसे। ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारी अर्थ है थोड़ी सी टिल्ट होती है। नॉर्थ पोल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, साउथ पोल ये है, इक्वेटर ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आप जो परपेंडिकुलर लाइन देख रहे हैं यहाँ से, ये हमारा टोटल होता है 90 डिग्री का। और जो इंक्लिनेशन है, जो तो एक्सिस पे एक एंगल बनाती है हमारी अर्थ, वो कितना बनाती है, ये वाला एंगल 66.5 डिग्री। तो इसी को कहते हैं क्या, अभी हम क्या देख रहे थे, यस, इसी को कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। तो आप ये ऐसे टर्म याद रखिए कि हम किस चीज़ के बारे में किस तरीके से देखते हैं। तो ये देखेंगे हम ऑर्बिटल प्लेन के बारे में। ऑर्बिटल प्लेन अगर कोई पूछता है आपसे कि क्या होता है, तो अब आप बता सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। इसके लिए आप, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो आप इसके लिए एक डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, जो कि है द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane and the plane formed by the orbit is known as the orbital plane। ये हो गई आपकी ऑर्बिटल प्लेन की डेफिनेशन। आगे देखते हैं, the earth receives light from the sun। हम पहले ही देख चुके हैं, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था उसमें हमने क्या देखा था कि जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, जो प्लैनेट्स हैं वो सभी हीट रिसीव करते हैं सन से। सन से हीट और लाइट दोनों रिसीव करते हैं, क्योंकि प्लैनेट के पास खुद की ना ही तो हीट होती है और ना ही लाइट होती है। तो ये दोनों चीज़ें रिसीव करते हैं सन से। लेकिन सन के पास क्या होता है, हीट भी होती है और लाइट भी होती है। एंड सन इज अ स्टार, ये हम सब चीज़ें देख चुके थे। सो अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ only half of it gets light from the sun at a time। इसका मतलब क्या है कि आपकी अर्थ यहाँ पे है और सन यहाँ पे है और कुछ स्फेरिकल इसका शेप है, तो जो सन की रेज है वो केवल इस हिस्से पर पड़ेंगी, तो केवल इसी हिस्से पर लाइट आएगी, इसी हिस्से पर डे होगा, ये बाकी के हिस्से पर नाइट होगी इस पे, और इस पे डे होगा। तो आप समझ गए किस तरीके से आपको डे और नाइट देखने को मिलता है। क्योंकि अर्थ का शेप स्फेरिकल है, इसीलिए हाफ जो अर्थ होती है एक टाइम लाइट रिसीव कर पाती है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो डार्क होता है। ये आपको कैसे देखने को मिलता है, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे while the other half away from the sun experiences night। इसका मतलब क्या है, जब भी आप देखेंगे कि अर्थ का जो एक हिस्सा है वहाँ पे आपको डे देखने को मिलेगा, एक पे नाइट देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एक हिस्सा है, हाफ पार्ट है अर्थ का, वो सन को फेस करता है। जो
एक हिस्सा सन को फेस करता है, जो भी हिस्सा हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा, कोई भी हिस्सा अगर सन को फेस करता है तो वहाँ पे आपको डे देखने को मिलेगा, दिन का टाइम देखने को मिलेगा। और जो शैडो होती है वो आपकी डार्कनेस होती है, और जो अर्थ पे शैडो बनती है दूसरे हिस्से पर, उससे हम कहते हैं नाइट, क्योंकि उस पे सन की रेज नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए वहाँ पे डार्क होता है। The circle that divides the day from the night on the globe is called the circle of illumination. Circle of illumination किसे कहते हैं? जो एक सर्कल होता है जो कि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, ये वाली लाइन जो मैं अभी बनाई है मैंने, ये वाली लाइन, इसे क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्योंकि इसने क्या किया, एक पार्ट ये अलग कर दिया अर्थ का और ये अलग कर दिया, और दोनों इक्वल हैं, तो दो पार्ट कर दिए अर्थ के इक्वल इक्वल, इसीलिए एक पार्ट पे आपको दिन देखने को मिलेगा, एक पे रात देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे रात होगी, यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे रात होगी। तो द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? चमकदार या चमक। तो कौन से हिस्से में डे है ये हमें पता चलता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से। आगे देखते हैं, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एक्सिस है अर्थ की, ये जो एक्सिस है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, जो हमारी अर्थ की एक्सिस है, ये सर्कल इस पे लाई नहीं करता, इससे कोइंसाइड नहीं करता, ये अलग से ही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि सन जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से अर्थ के सामने देखने को मिलता है। तो अर्थ की रे जब यहाँ पे पड़ेंगी तो आप देखेंगे कि इस हिस्से में डे है, आप यहाँ पे डे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और दूसरा जो हिस्सा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के साइड का, जो लेफ्ट का जो हिस्सा है, वहाँ पे आप नाइट एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये इतना डिफरेंस हो जाता है कि हाफ जो अर्थ है वो डे रिसीव करती है, और हाफ जो अर्थ है उस पे आपको नाइट देखने को मिलती है। और जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो कोइंसाइड नहीं करता है अर्थ की एक्सिस से। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. जब भी अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है ऐसे, तो ये 24 आवर में पूरी रोटेट हो जाती है। यानी कि अगर यहाँ पे ए पॉइंट है तो इसे यहीं पे, यहाँ पे जैसे घूमते हुए जाएगा, यहीं पे वापस आने के लिए इसे लगेंगे 24 आवर्स, 24 घंटे से लगेंगे एक बार रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ की एक्सिस पर। तो अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अर्थ डे या व्हाट इज एन अर्थ डे, तो आप कहेंगे द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। इसका मतलब क्या होता है, जो अर्थ रोटेट करती है उसमें जो टाइम लगता है उसके पीरियड को हम कहते हैं अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और ऐसा रोज होता है, ये डेली होने वाला काम है। सो ये देखिए हमने कि किस तरीके से अर्थ डे होता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आप देख ही चुके हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है अर्थ की, ऑर्बिटल प्लेन जो बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं, क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ही ना करे। क्या होता अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा? इससे क्या होगा कि अर्थ का एक ही हिस्सा सन को एक्सपीरियंस करेगा, हमेशा हमेशा एक हिस्सा अर्थ का जो है वो फेस करेगा सन को। तो इससे क्या होगा, एक जगह आपको हमेशा दिन देखने को मिलेगा एक हिस्से पे, मतलब हाफ ऑफ द अर्थ पे आपको डे देखने को मिलेगा, और हाफ ऑफ द अर्थ पे आपको नाइट देखने को मिलेगी हमेशा। तो आप एक तरफ
हमेशा ऑलवेज आप एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ पे डे है, और एक तरफ आप एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ पे हमेशा नाइट है। इसीलिए thus bringing continuation warmth to the region we need that earth facing the sun vice versa। इससे क्या होगा, इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि अर्थ हमेशा रोटेट करती रहे, जिससे क्या होगा, जो वार्म मौसम है, जो वार्म क्लाइमेट है वो बना रहे, यानी कि हॉट और कोल्ड क्लाइमेट के बीच बैलेंस बना रहे, जिससे कि लाइफ सपोर्ट भी बना रहेगा। लाइफ सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा अगर सन रोटेट करना बंद कर देगी तो। The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time। अगर कोई एक हिस्सा है वहाँ पे सूरज पहुँच ही नहीं पा रहा, तो ये लैंड वार्म हो ही नहीं रही, गर्म हो ही नहीं रही, और गर्म नहीं होगी तो यहाँ पे धीरे धीरे आइस जम जाएगी, और इतनी हो जाएगी यहाँ पे, इतनी आइस स्टोर हो जाएगी कि आप यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, रह नहीं पाओगे, कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे। सो ये पूरा हिस्सा अर्थ का बेकार हो जाएगा अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी। और इस हिस्से का क्या होगा, इसमें आग लग जाएगी। इतनी ज़्यादा हीट अगर एब्जॉर्ब करेगी अर्थ, तो इतनी ज़्यादा वार्म हो जाएगी अर्थ कि आप यहाँ पे रह नहीं पाओगे, इतनी गर्मी आप झेल नहीं पाओगे, काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगी, आपकी बॉडी सह नहीं पाएगी, आप जल जाओगे। तो यहाँ पे भी फिर लाइफ नहीं रहेगी, यहाँ पे भी नहीं रहेगी, यहाँ पे भी नहीं रहेगी, यानी कि लाइफ खत्म। तो इसीलिए अर्थ का रोटेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन इफ द अर्थ डज नॉट रोटेट। सो वी नीड that earth should rotate every day, every second। तो अर्थ का रोटेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है, अर्थ रोटेट नहीं करती है, तो लाइफ आप नहीं देख पाएंगे अर्थ पे, लाइफ सपोर्ट खत्म हो जाएगा। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ये भी हम देख चुके हैं कि सेकेंड मोशन कौन सा है अर्थ का, रेवोल्यूशन है, जो कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है। और इसे ऑलमोस्ट 365 एंड 6 आवर लगते हैं टू रिवॉल्व अराउंड द सन। 365 डेज एंड 6 आवर लगते हैं ऑलमोस्ट टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सो एक बार सन के अराउंड पूरा चक्कर लगाने के लिए हमारी पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इन 6 घंटे का क्या होगा, 6 घंटे का क्या होगा, आपने देखा होगा हर 4 साल बाद लीप ईयर आती है। तो ये कैसे आती है, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, तो कितने हो गए, 24 घंटे। कितनी ईयर हो गई, 1 2 3 और 4 साल हो गई। 4 साल में आपके 24 घंटे हो जाते हैं, तो एक दिन आपका बढ़ जाता है। तो एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। समझ गए आप, नो कन्फ्यूजन। चलिए, ये ईयर होगा, ईयर्स नहीं। सो इस तरीके से हमारी अर्थ रिवॉल्व और रोटेट करती है, और इसका रोटेट और रिवॉल्व करते रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। बी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हम अपनी आसानी के लिए, हम अपनी समझ की आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि 6 आवर को काउंट नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट काउंट करते हैं 4th ईयर में। जब टोटल आपको 24 आवर देखने को मिलते हैं, तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, 1 डे ऐड कर देते हैं इस रेवोल्यूशन के टाइम में। क्या आप जानते हैं, डू यू नो द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट had stated that the earth is round and rotate on its own axis। ये देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय हमारी जो लिटरेचर है, वो कितनी आगे थी। जो आर्यभट्ट थे हमारे, उन्होंने क्या बताया था कि जो अर्थ है वो राउंड है एंड रोटेट करती है खुद की एक्सिस पर। ये कब बताया था, बहुत टाइम पहले, जब साइंस में ज़्यादा तरक्की हुई। तरक्की क्या, तब कुछ भी नहीं था साइंस के नाम पे।
तो उस टाइम पे इन्होंने बता दिया था कि अर्थ राउंड है और ये खुद की एक्सिस पर रोटेट करती है, जो कि कई सालों बाद लोगों ने साइंस को यूज करके ये चीज़ें बताई हैं। ये पहले ही भारतीयों ने बता दी थी। तो कितना विस्तार है हमारे भारतीय लिटरेचर में। चलिए आगे देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है हमें। ये देखिए आप यहाँ पे मैप से समझिए, अर्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। ये हिस्सा फेस करेगा, ये आप छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं, समझ जाइए। ये वाला हिस्सा अगर फेस करता है सन को तो इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। और ये कब देखने को मिलता है? 23 सितंबर को। इस टाइम में आपको सीजन देखने को मिलेगा स्प्रिंग। फिर अर्थ कुछ इस तरीके से रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है, यहाँ पे पहुँच जाएगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पे उजाला यहाँ से ख़त्म होता है और यहाँ पे इस पोल पे आपको उजाला देखने को मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? समर इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इस पोल पे, यहाँ पे जो पोल है साउथ पोल है, यहाँ पे आपको देखिए सन का उजाला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि समर है यहाँ पे। और विंटर कहाँ पे? नदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, यहाँ पे तो अंधेरा ही रहेगा। तो नदर्न हेमिस्फीयर में आप एक्सपीरियंस करते हैं विंटर, और समर आप एक्सपीरियंस करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। कब? विंटर सोल्स्टाइस में। ये कब देखने को मिलता है? 22 दिसंबर को। फिर आपको इक्विनॉक्स दो बार देखने को मिलता है। एक तो मिलता है आपको 23 सितंबर को और ये मिलता है आपको 21 मार्च को। 21 मार्च को जो आपको इक्विनॉक्स देखने को मिलता है, उसमें आप क्या देखेंगे कि अर्थ कुछ इस तरीके से फेस करती है सन को, और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटम सीजन देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलेगा ऑटम सीजन? इस एरिया में। और यहाँ पे ऊपर क्या मिलेगा? स्प्रिंग। फिर जब अर्थ कुछ इस तरीके से फेस करती है सन को, तो क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है समर सोल्स्टाइस। 21 जून को हमें समर सोल्स्टाइस देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि जो समर है वो है नदर्न हेमिस्फीयर में और विंटर है सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमारा साउथ पोल है, ये अब लाइट रिसीव नहीं कर रहा है सन से, इसीलिए यहाँ पे हमें विंटर देखने को मिलेगी। और जो नदर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे सन की जो लाइट है, जो रेज हैं, वो यहाँ पे पड़ रही हैं, इसलिए हम नदर्न हेमिस्फीयर में समर एक्सपीरियंस करेंगे। आप विंटर सोल्स्टाइस में क्या देख रहे थे कि समर थी सदर्न हेमिस्फीयर में और विंटर थी नदर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे उल्टा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस तरीके से हमें विंटर सोल्स्टाइस, समर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स देखने को मिलते हैं। सो ये हमने देखा कि किस तरीके से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 365 दिन लगते हैं अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्यूशन को पूरा करने के लिए। अर्थ को लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं इसे, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। अगर एक साल की बात होती है तो इग्नोर कर देते हैं और उसे ऐड करते हैं जब हमारे 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं। 4 साल के बाद क्या होगा? ये ऐड करके हो जाएंगे 24 आवर्स, और 24 आवर्स होते हैं 1 डे। तो हम इस 1 डे को ऐड कर देते हैं 365 में, तो ये हो जाता है हमारा लीप ईयर। तो ये आपको कैसे करना है? 6 hours saved every year are added to make 1 day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. और ये क्या होता है? ये जो 1 डे है, ये जो 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है 4 साल बाद, इसे हम क्या करते हैं? फरवरी जो मंथ है उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि बाकी तो हमारे 30 और 31 डेज के हैं सारे मंथ, लेकिन जो फरवरी मंथ है वो है हमारा 28 डेज का। जिस ईयर लीप ईयर होती है उस साल फरवरी का जो मंथ है वो 90 डेज का होता है। एंड अदर ईयर्स आपको देखने को मिलेगा कि फरवरी जो मंथ है वो 28 डेज का है। तो लीप ईयर में आपको फरवरी 29 डेज का देखने को मिलेगा और नॉर्मल ईयर में आपको 28 डेज का देखने को मिलता है फरवरी का जो मंथ है। सो
February is the 29th day instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. 365 में 1 ऐड करेंगे तो 366 and it is called leap year. So अगर आपसे लीप ईयर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एवरी फोर्थ ईयर, यहाँ से इसे काट दीजिए, यहाँ से लिखेंगे एवरी फोर्थ ईयर फरवरी इज ऑफ 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. तो ये आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए अच्छे से। अगर नहीं आपको तो डाउट क्लियर हुआ है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, कुछ घंटों बाद देखिएगा, कम से कम आप 10 घंटे का गैप लीजिए या 1 दिन का गैप लीजिए, उसके बाद आप देखिए तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको टाइम मिलता है कभी तो आप इन चैप्टर को रिवाइज किया कीजिएगा, चाहे आप वीडियो देखें या फिर नोट्स पढ़ें, चैप्टर्स को आपको कंटिन्यूअसली रिवीजन करना है। फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट ईयर विल बी, कब होगी नेक्स्ट ईयर? अब अभी कौन सी ईयर चल रही है? 221, तो ये कब होगी अब हमारी नेक्स्ट लीप ईयर? ये होगी 2024 में। ओके, ये कब होगी? 2024 में। और आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले 2060 में लीप ईयर होगी क्या, तो आप ये कैसे पता करेंगे? आपको उस ईयर में डिवाइड कर देना है 4 का। इससे 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये डिवाइड हो गया, तो मतलब कि ये लीप ईयर है। 2021 4 से डिवाइड होगा क्या? 505 नहीं हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये लीप ईयर नहीं है। तो जब भी आपको कोई ईयर दे दी जाती है उसमें आप 4 का डिवीजन करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका? अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है वो नंबर, वो ईयर डिवाइड हो जाता है तो आपका लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। सो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज। आगे देखते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। It is clear that the Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. Elliptical orbit से आप समझिए ये ऐसे कि कुछ इस शेप में अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सर्कल नहीं है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दबा हुआ है कि आप गुब्बारा लीजिए और उस पर वजन रख दीजिए तो उसी तरीके से ये शेप देखने को मिलता है हमें, और इसे कहते हैं हम इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। यहाँ पे आप इससे समझिए, देखिए जो अर्थ है हमारी, यहाँ पे देखिए कितनी दूरी है, यहाँ पे पास में है, तो ये जो है पूरी तरीके से सर्कल नहीं है, एक तरफ ज़्यादा डिस्टेंस है, एक तरफ कम डिस्टेंस है, इसीलिए इसको कहा जाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ रोटेट्स ऑन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, सो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कोई कंफ्यूजन नहीं, इलिप्टिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक हिस्सा बड़ा होता है डिस्टेंस में और एक हिस्सा छोटा होता है डिस्टेंस में, इसीलिए हम उसे कहते हैं इलिप्टिकल। और अगर पूरी तरीके से गोल होता तो कहते हैं हम सर्कल, लेकिन ऐसा नहीं है। सो क्लियर कि इलिप्टिकल कैसे होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों कहा गया है? क्योंकि जो अर्थ है वो अराउंड द सन रिवॉल्व करती है इलिप्टिकल शेप में। आप देखेंगे कि जब भी अर्थ रोटेट करती है तो जो झुकाव है अर्थ का वो एक ही तरफ है। देखिए किस तरीके से आपको एक ही तरफ झुकाव देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो एक इमेज देखते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से दिख रही है, यहाँ पे भी सेम तरीके से आपको एक्सेस सेम ही दिख रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसी हो गई एक्सेस, नहीं ऐसी ही है, यहाँ पे भी ऐसी ही है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ऐसी हो गई हो, नहीं, सेम टू सेम देखने को आपको मिलती है। हालांकि उसकी पोजीशन बदलती जाती है लेकिन आपको अर्थ सेम दिखेगी। अर्थ अगर रिवॉल्व करेगी सन के अराउंड तो उसकी पोजीशन आपको ऐसा लगेगा कि उजाला अब यहाँ पे आ रहा है, सदर्न पोल पे आ रहा है, पहले नदर्न पोल पे आ रहा था। तो इससे कोई मतलब नहीं होता, अर्थ सेम उसी डायरेक्शन में है लेकिन रिवॉल्यूशन की वजह से
सन हमारा अलग अलग दिशाओं को फेस करता है अर्थ की, इसीलिए हमें ऐसा देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम समर सोल्स्टाइस के बारे में, किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। ये पहले भी हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। ऑन 21st जून the northern hemisphere is tilted toward the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these are receive more heat. So आप क्या देखते हैं कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट है थोड़ा सा सन की तरफ, और जो रेज हैं वो सन की डायरेक्टली पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इक्वेटर से लेकर, वो सारा एरिया बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करता है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। हम ये पहले देख चुके हैं सेकंड चैप्टर में कि किस तरीके से हमें रेज स्लैंट देखने को मिलती हैं। अगर स्लैंट होती हैं अर्थ की रेज तो क्या होगा, आपको वहाँ पे ज़्यादा हीट देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम आपको हीट वहाँ पे महसूस होगी, आप बहुत कम हीट वहाँ पे फील कर पाएंगे। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डेलाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्थ पोल है अगर वो सन की तरफ झुका हुआ है तो आप देखेंगे कि जो आर्कटिक सर्कल है वो हमेशा डे लाइट एक्सपीरियंस करेगा। कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। आपको समझ में नहीं आया होगा ऐसे कि कैसे कर सकता है, 6 महीने तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए आप, ये देख रहे हैं आप समर सोल्स्टाइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पे देखिए आप, ये जो नॉर्थ पोल है ये हमेशा सन को फेस करेगा। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे हमेशा डे रहेगा। कब तक रहेगा, 6 महीने तक। 6 महीने तक हमेशा यहाँ पे डे रहेगा। यहाँ पे देखिए जैसे धीरे धीरे यहाँ पे भी आएगा, तो ये जो एरिया है इतना एरिया हमेशा लाइट रिसीव करेगा। और आप देखेंगे कि जो साउथ जो पोल है, साउथ पोल जो है, सदर्न हेमिस्फीयर जो है, यहाँ पे लाइट आ ही नहीं रही है, यहाँ पे भी लाइट नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या होगा, आप फील करेंगे, आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे विंटर। विंटर आप एक्सपीरियंस करेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, और समर आप एक्सपीरियंस करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। समर सोल्स्टाइस आपको कब देखने को मिलता है, 21 जून को। 21 जून को आपको समर सोल्स्टाइस देखने को मिलता है। सो नो कन्फ्यूजन। चलिए आगे देखते हैं। सिंस अ लार्जर पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। यानी कि जो हमने देखा कि इक्वेटर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा समर रीजन। The longest day and the shortest night at these places occur on 21st जून। यानी कि यहाँ पे आपको 21st जून को देखने को मिलेगा कि दिन बहुत बड़ा है। यानी कि नॉर्मली आपकी अगर 6 बजे शाम हो जाती थी, तो इस टाइम पे 21 तारीख को हो सकता है आपकी शाम 7 बजे हो। तो इसलिए 21 जून को हमें सबसे लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलता है और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट देखने को मिलती है। यानी कि उधर 5 बजे सूरज उग जाएगा और इधर 7 बजे सूरज डूबेगा। तो कितना ज़्यादा हो गया, ये देखिए आप, 14 घंटे हो गए, लेकिन नॉर्मली 12 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलेगा और शॉर्टेस्ट नाइट देखने को मिलेगी। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। यानी कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे है तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपको शॉर्टेस्ट डे देखने को मिलेगा, और अगर शॉर्टेस्ट नाइट देखने को मिलती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो लॉन्गेस्ट नाइट देखने को मिलेगी सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी कंडीशन। इट इज़ विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दी नाइट्स आर लॉन्गर देन दी डेज। ये हम देख चुके कि सदर्न हेमिस्फीयर में आपको नाइट ज़्यादा लंबी दिखेंगी, जबकि आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे दिख रहे थे। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टाइस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। चलिए अब और अच्छे से समझ लेते हैं इमेज के द्वारा, तो इमेज से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इक्विनॉक्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ इस पॉइंट पे विंटर सोल्स्टाइस। ये देखिए ये हिस्सा सन को फेस कर रहा है, अब ये कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है, ये इक्विनॉक्स है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी समर सोल्स्टाइस। तो देखिए ये हिस्सा यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है वो लाइट रिसीव कर रहा है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती तो आप एक बार और इस वीडियो को देखना, उसके बाद आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं हम विंटर सोल्स्टाइस। इसमें क्या देखने को मिलता है कि 22 दिसंबर को हमें ये देखने को मिलती है। और इसमें हमको देखने को मिलता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ सन एज दी साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड इट। इसका मतलब क्या है कि अब आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अब डायरेक्ट रेज रिसीव कर रही है सन से। और जो साउथ पोल है, यहाँ पे ऐसे देखिए आप, जो साउथ पोल है यहाँ पे सन है हमारा, तो अब नॉर्थ पोल तो यहाँ पे डार्क हो गया। ये कौन सा सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है, ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसके इस साइड तो आपको नाइट देखने को मिलेगी। तो ये देखिए आप किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि जो सदर्न पोल है, सदर्न हेमिस्फीयर है, जो साउथ पोल है, वहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलेगी कंटिन्यूसली 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए आपको 6 मंथ के लिए आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिलती है। तो साउथ पोल टिल्ट देखने को मिलेगा आपको, जो कि सन रेज यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रही हैं। डायरेक्टली तो नहीं, डायरेक्टली तो केवल इस एरिए में पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। लेकिन यहाँ पे रेज आ रही हैं, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे रात होगी। और अगर यहाँ पे हमेशा 6 महीने के लिए दिन हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे समर देखने को मिलेगी। हालांकि जो पोल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा समर नहीं होती है, लेकिन फिर भी समर देखने को मिलती है। और आपको नदर्न हेमिस्फीयर में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे विंटर सीजन है, सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है। अब एक चीज़ और आपको याद आई हो कि पहले क्या होता था, यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में आपको दिन ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, तो दिन बड़े भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में जो डे हैं वो आपको लॉन्गेस्ट देखने को मिलेंगे, और जो नाइट हैं वो शॉर्ट देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आपको नाइट लॉन्गेस्ट देखने को मिलेंगी नॉर्थ पोल में, और जो डे हैं वो शॉर्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कंडीशन बदल जाती हैं। विंटर सोल्स्टाइस और समर सोल्स्टाइस में आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेट की जाती है। क्यों, इसका आप आंसर ढूंढकर मुझे बताइए, क्यों की जाती है। क्रिसमस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेट की जाती है, जबकि यूएसए में ये विंटर सीजन में सेलिब्रेट की जाती है 25 दिसंबर को। तो ऐसा क्यों है, अब देखते हैं हम इक्विनॉक्स के बारे में। इक्विनॉक्स क्या होता है, ऑन 21 मार्च सेप्टेम्बर 21 मार्च एंड 23 सेप्टेम्बर, इन दोनों डेट को आप क्या देखेंगे कि डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पर इन दोनों दिन को सन की रेज है डायरेक्टली फॉल कर रही हैं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को सन की रेज डायरेक्टली फॉल कर रही हैं इक्वेटर पे, यहाँ पे ओवरहेड है। तो आप देखेंगे एट दिस पोजीशन neither of the pole is tilted toward the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights। यानी कि पूरी जो अर्थ है वो अब एक्सपीरियंस करेगी इक्वल डे और इक्वल नाइट। कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। केवल इन दोनों दिन को पूरी अर्थ इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करेगी। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, इसीलिए इसे कहा जाता है इक्विनॉक्स। तो यहाँ पे आपको बहुत आसान समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब देखते हैं ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपको याद रखना है,
23 सितंबर को आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऑटम सीजन है नदर्न हेमिस्फेयर में और स्प्रिंग सीजन है सदर्न हेमिस्फेयर में। और अपोजिट देखने को मिलेगा आपको 21 मार्च को, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि जो स्प्रिंग सीजन है वो है नदर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम सीजन है वो है सदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस तरीके से देखने को मिलती हैं। सो यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट एंड चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली, यानी कि अर्थ रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है, इसी की वजह से हमें डे और नाइट देखने को मिलते हैं। और किस किस तरीके से कंडीशन चेंज हो जाती हैं डे और नाइट की, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट, चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। एंगल क्या है इंक्लिनेशन का, तो इसका एंगल क्या है, इसका एंगल है 66.5 डिग्री, ये आपको याद रखना है। सो किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of the earth axis with its orbital plane is 66.5 degree। सेकंड बी है फर्स्ट का, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन मैंने पहले ही पॉइंट आउट करवा दी है कि रोटेशन खुद की एक्सिस पर होती है और रेवोल्यूशन सन के अराउंड होता है। तो ये मैंने पहले ही डेफिनेशन आपको पॉइंट आउट करवा दी है, आप वहाँ से उन्हें डायरेक्टली लिख सकते हैं। व्हाट इज अ लीप ईयर, तो इसकी भी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि जब भी आप 4 साल बाद एक्सपीरियंस करते हैं कि फरवरी मंथ जो है वो 28 डेज का ना होकर 29 डेज का हो गया है, तो उसे आप कहते हैं, उस ईयर को आप कहते हैं लीप ईयर, यानी कि 366 डेज इन दैट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन समर एंड विंटर सोल्स्टाइस। ये हम पहले ही अभी डिस्कस किया है, लास्ट मिनट में ही तो डिस्कस किया है। समर सोल्स्टाइस में आपको क्या देखने को मिलता है और विंटर सोल्स्टाइस में क्या देखने को मिलता है। समर में क्या मिलता है कि आपको नदर्न हेमिस्फीयर में डे देखने को मिलेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको नाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में डे लॉन्गेस्ट होंगे, यहाँ पे नाइट लॉन्गेस्ट होंगी सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे नाइट शॉर्टेस्ट होंगी, यहाँ पे डे शॉर्टेस्ट होंगी सदर्न में। आप देखेंगे कि यहाँ पे समर सीजन है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है, तो होगा ये डिफरेंस, तीन डिफरेंस बहुत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई क्वेश्चन है व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब भी अर्थ रिसीव करती है इक्वल डे एंड नाइट दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। और ये कब कब होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को आप देखते हैं कि इक्विनॉक्स देखने को मिलता है हमें अर्थ पर, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है इक्वल डे और नाइट टाइम हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर एंड समर सोल्स्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हम देख चुके हैं, क्योंकि एक टाइम पे सन एक ही पोल की तरफ फेस करके रहता है। जो अर्थ है हमारी वो एक टाइम पे एक ही पोल पे लाइट रिसीव करती है सन की, इसीलिए हमें ऐसा देखने को मिलता है। और जो हमारा दूसरा पोल होता है वो लाइट एक्सपीरियंस नहीं करता, उसकी वजह से यहाँ पे डार्क देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू दी पोल्स एक्सपीरियंसेस अबाउट 6 मंथ डेज एंड 6 मंथ नाइट। ये भी हम देख चुके हैं, क्यों, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है एक टाइम पे वो 6 महीने के लिए फेस करके रहेगा सन की तरफ, और एक टाइम पे आप देखेंगे कि जो हमारा सदर्न पोल है वो फेस करेगा सन को 6 महीने के लिए। इसीलिए हमें 6 महीने दिन देखने को मिलते हैं एक पोल पे एक टाइम पे, और 6 महीने की रात देखने को मिलती है उस
दूसरे पोल पे एक टाइम पे। सो ये चेंज हो जाते हैं, 6 महीने पहले नॉर्थ पोल पे दिन रहेगा, फिर 6 महीने साउथ पोल पे दिन रहेगा। सो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं अर्थ पे। देखिए कितना बेहतर तरीके से प्रकृति अपनी चीज़ें संभाल के रखती है कि कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही है इन चीज़ों में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है टिक दी करेक्ट आंसर। पहला है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, क्या होता है, क्या कहलाता है अगर सन के अराउंड अर्थ क्या करती है, क्या करती है बताइए, रिवॉल्व करती है, इसलिए रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर ऑन, कब डायरेक्ट रेज सन की फॉल करती हैं इक्वेटर पे, ये कब करती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, और इस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलता है, इक्विनॉक्स। नेक्स्ट है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, कहाँ पर आप देखते हैं कि क्रिसमस जो है वो समर में सेलिब्रेट की जा रही है, ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू, साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू, हमें अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के सीजन देखने को मिलते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बारिश, तो ये कैसे देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं हमें बिकॉज ऑफ revolution around the sun, so this is the reason। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। पहला है अ लीप ईयर हैज, कितने डेज होते हैं लीप ईयर में, 366, यस। सेकेंड है द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, अर्थ डे, डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ डे। अगला है द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन, कौन सी ऑर्बिट में ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती है हमारी पृथ्वी, ये करती है इलेप्टिकल ऑर्बिट में। द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, 21 जून को कहाँ पर, कौन सी ट्रॉपिक पर हमें सन की रेज फॉल होती हुई दिखती हैं वर्टिकली, ये कब देखने को मिलती है हमें, ये आप मुझे बताइए, कहाँ पे देखा था हमने ये, समर सोल्स्टाइल्स में, तो कहाँ पे देखने को मिलेंगी, कैंसर। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, कब शॉर्टर देखने को मिलते हैं डेज, ये हमें शॉर्टर देखने को मिलते हैं विंटर सीजन में। सो ये देखिए हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, इसके बाद हमारे सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। आप एक काम कीजिएगा, एक आपके लिए एक्टिविटी है, मेक अ ड्राइंग टू शो द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, इंक्लिनेशन बताइए आप अर्थ का, इसे ड्रॉ कीजिए, कभी कभी ये आपसे यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये आपको करना है, 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये आपका होमवर्क है। तो आज हमने कंप्लीट किया चैप्टर 3, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 4, और हर एक चैप्टर के साथ हम कवर कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज, जिससे कि आपको फिर नोट्स बनाने में मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, सारा रिसोर्स आपको एक ही जगह पे मिल जाए। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, अपनी पढ़ाई पर हमेशा ध्यान देते रहें।